स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के F1 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने F1 के इकाई 1 के 2 टॉपिक को क्लियर कर लिया था और आज के इस क्लास में बाकी बचे हुए 2 टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ, पूरे क्लास को अच्छे से वॉच करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के ऊपर आधारित आपको नोट्स भी इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो आइए बढ़ेंगे क्लास की ओर। और आज का हमारा टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4, बच्चों का समाजीकरण और बाल अधिकारों का संदर्भ। इन 2 टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए बढ़ेंगे क्लास की ओर। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, बच्चे तथा बचपन पहला, जिसमें हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को देखा था, और दूसरा टॉपिक था समाजीकरण की समझ। अब हम तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और तीसरा टॉपिक हमारा आ गया है बच्चों का समाजीकरण। तो सबसे पहले समझिए कि समाजीकरण, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि समाजीकरण है क्या। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब उसका एक बच्चे के रूप में जन्म होता है समाज में, तो जन्म के बाद उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। और अब इस क्लास में हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में ये समझेंगे कि समाजीकरण में उसके माता पिता की, उसके परिवार के अन्य सदस्यों की, उसके आस पड़ोस की, उसके विद्यालय की, उसके शिक्षकों की, और यहाँ तक कि जो हमारे समाज की जो मीडिया है, जनसंचार प्रणाली है, तो संचार माध्यमों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है समाजीकरण के ऊपर, इन सभी को समझेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समाजीकरण की परिभाषा को देखा था। तो अब आइए यहाँ से अब समझेंगे कि बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से शुरू होता है। तो जब एक बच्चे का जन्म जिस भी परिवार में होता है, तो उस परिवार की बहुत सारी परिस्थितियों का उसके ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों का समाजीकरण उनके जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जन्म के समय से ही उनका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। और जन्म के समय की जो स्थितियां हैं उसके परिवार की, वो बच्चे के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। इसीलिए परिवार को, माता पिता को प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, जन्म के बाद बच्चे सबसे पहले अपने परिवार के निकटतम सदस्यों के संपर्क में आता है। ठीक है, अपनी माता के संपर्क में आता है, अपने पिता के संपर्क में आता है, और जो परिवार के उसके अन्य सदस्य हैं जो उसके घर में रह रहे हैं, वो उसके संपर्क में आता है। यहाँ बच्चे के परिवार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं राजनीतिक स्थिति का प्रभाव उसके समाजीकरण के ऊपर पड़ता है। जन्म के 6 माह तक बच्चा अपनी माँ या पालनहार को पहचानने लग जाता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़, जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जॉन बॉल्बी ने लगाव के सिद्धांत में बहुत सारी बातें बताई हैं, और उन्होंने बताया कि प्रथम 1.5 माह से ही बच्चा जो है लगाव की प्रक्रिया में आ जाता है। ठीक है, 1.5 से 2 माह में वो लगाव की प्रथम अवस्था में होता है। उसके बाद 6 से 8 माह तक वो लगाव की दूसरी अवस्था में आ जाता है। तो लगाव की अवस्था बिल्कुल समाजीकरण को ही दिखाते हुए तैयार किया गया है। तो समाजीकरण से ही संबंधित है लगाव की अवस्था, जो जॉन बॉल्बी ने दिया था, जिसको हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। जॉन बॉल्बी को पढ़ना है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 1 वर्ष की अवस्था तक बच्चा जो है अपने परिवार के निकटतम सदस्यों को अच्छी तरीके से पहचान जाता है ना। और 2 वर्ष की अवस्था के बाद जो है बच्चे में भाषा का विकास तीव्रता से विकसित होता है। वैसे तो बचपन से ही भाषा की समझ उसकी बननी शुरू हो जाती है। हम आप उससे जो भी बातें करते हैं, जो शब्दों का उच्चारण उसको सिखाते हैं, वो सीखने लग जाता है। और 2 वर्ष के बाद उसकी भाषाई क्षमता दिखनी प्रारंभ हो जाती है। और शुरुआत में वो छोटे छोटे शब्दों को बोलता है, धीरे धीरे शब्दों से वाक्यों की ओर बढ़ता है, सरल वाक्य बनाता है, सरल वाक्य बोलने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाती है, आगे उसका डेवलपमेंट जैसे जैसे होते जाता है, वो आसानी से फिर भाषा को बोलने लगता है ना, समझने भी लगता है और बोलने भी लग जाता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे अपने आस पड़ोस एवं मित्र मंडली के संपर्क में आता है। जब 3 से 6 वर्ष की अवस्था, 3 वर्ष की जब अवस्था हो जाती है, जब बच्चा अच्छी तरीके से चलने लग जाता है, अपना भाषाई कौशल उसका विकसित हो जाता है इतना कि वो किसी के द्वारा कही गई छोटी छोटी बातों को आसानी से समझ लेता है, तो फिर वो अब अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ भी घुलता मिलता है, खेलता कूदता है और आस पड़ोस के संपर्क में आ जाता है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल की अवस्था कहा गया है। तो ये जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था है, इसके ऊपर अब आगे NEP 2020 आने के बाद विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर कार्यान्वयन शुरुआत हो गई है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आंगनवाड़ी का सशक्तिकरण हुआ है। और आने वाले समय में आप देखेंगे NTT अर्थात नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक नया प्रोग्राम आएगा, जिसमें जो भी प्रशिक्षण, जैसे आप लोग DLED का प्रशिक्षण ले रहे हैं, DLED का प्रशिक्षण लेने के बाद आपका जो है वो नियुक्ति जो है वो कहाँ होगी, प्रारंभिक शिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति होगी, यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के शिक्षक बनने के योग्य आप हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से एक नया कोर्स आएगा NTT, जिसका नाम है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। और ये कोर्स जो है वो आपके पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल की अवस्था जो है 3 से 6 वर्ष की अवस्था के बच्चों के लिए करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग NTT का कोर्स करेंगे वो नर्सरी टीचर के रूप में जाने जाएंगे और नर्सरी टीचर की बहाली आएगी आने वाले समय में, ठीक है। तो NEP 2020 में इस बात का प्रावधान किया गया और इसे पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल की अवस्था कहा गया है। और एक शोध किया गया, एक रिसर्च किया गया, जिसमें देखा गया कि अगर इस अवस्था में बच्चों को सही ढंग से अच्छा परिवेश नहीं मिलता है तो उनका मानसिक विकास बहुत ही अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि देखिए इस स्टेज तक 6 वर्ष की अवस्था तक बच्चों का मस्तिष्क जो है वो 85% लगभग विकसित हो जाता है, 85 to 90%, ठीक है। तो 85 से 90% बच्चे का मस्तिष्क इसी अवस्था में डेवलप हो जाता है। वो आपके आसपास जो भी देखता है उसको रिकॉल कर लेता है, उसको अपने कॉन्शस में डाल लेता है। तो यहाँ पे 85% जब उसका डेवलपमेंट हो गया और अगर इस अवस्था में बच्चे को एक अच्छा परिवेश नहीं मिला तो फिर उसका जो मानसिक विकास होना चाहिए था जिस अनुरूप से, उस अनुरूप में नहीं होता है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में 5 करोड़ से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनको बुनियादी साक्षरता का और बुनियादी संख्या ज्ञान नहीं है, जिसको FLN कहा गया है, FLN, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। जो बुनियादी समझ होनी चाहिए, एकदम बेसिक छोटे छोटे चीज़ों की जो समझ होनी चाहिए वो बच्चों में नहीं आ पाई। 5 करोड़ से अधिक ऐसे बच्चे पाए गए हमारे देश में। तो ये जो 5 करोड़ की जो जनसंख्या आगे बढ़ेगी तो ये देश के विकास में कैसे योगदान दे पाएगी अपना, जब इनमें शिक्षा का इतना अभाव है, जब ये FLN को भी अचीव नहीं कर पाए हैं तो आगे इनका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल की एक रूपरेखा तैयार की गई है। और NEP 2020 का जो प्रारूप है 5+3+3+4 का, तो इसमें जो पहला 5 वर्ष की जो अवस्था है, ये जो फर्स्ट स्टेज है नए एजुकेशन स्ट्रक्चर का, जो फर्स्ट स्टेज है 5+3+3+4 का, तो इस फर्स्ट स्टेज में पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल की अवस्था को शामिल किया गया है, ठीक है। ये 5 जो है, ये 3 वर्ष का जब बच्चा होगा तो वह आंगनवाड़ी में आएगा और इसकी कक्षा का नाम होगा प्री नर्सरी, ठीक है, प्री नर्सरी। 4 वर्ष का जब हो जाएगा तो वो आ जाएगा आपका या प्री नर्सरी या इसको नर्सरी भी कह लीजिए, ठीक है, LKG में आ जाएगा। फिर जब 5 वर्ष का हो जाएगा तो UKG में आ जाएगा, जैसा कि प्राइवेट विद्यालयों में होता है। और इसके बाद 6 वर्ष का जब हो जाएगा तब वो क्लास 1 में आएगा, ठीक है। तो 6 वर्ष जब हो जाएगा उसका तो क्लास 1 में आ जाएगा। और उसके बाद जब वो 7 वर्ष का होगा तो क्लास 2 में आ जाएगा। 8 वर्ष का होगा तो क्लास 3 तक पहुंच जाएगा। तो क्लास 3 तक पहुंचाने की अवस्था जो है वो पहला स्टेज है जिसमें ये पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल की अवस्था को शामिल किया गया है। तो अब यहाँ समझिए आगे कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए इस अवस्था को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवस्था में बच्चे को नज़दीकी आंगनबाड़ी या बाल वाटिका या प्ले स्कूल में नामांकन मिल जाता है ना। अब देखेंगे कि अपने आसपास आंगनबाड़ी संस्थाएं हैं, बाल वाटिका है। बाल वाटिका हमारे बिहार में आंगनबाड़ी मुख्य रूप से है, और प्ले स्कूल जो प्राइवेट लोग संचालित करते हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं
तो यहाँ हम अपने बच्चों को भेजते हैं, जो जैसी जिसकी मर्जी होती है वो अपने बच्चों को वहाँ भेजता है, जहाँ उसका द्वितीयक समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। द्वितीयक समाजीकरण का मतलब जब वो अपने परिवार से निकल कर के अपने आस पड़ोस में आता है, अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है जो उसके निकटतम सदस्य नहीं हैं, और उसके समाजीकरण का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ द्वितीयक समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ विद्यालय की संस्कृति, विद्यालय में किस प्रकार का डिसिप्लिन है, बच्चा वो सीखता है, तो वो द्वितीयक समाजीकरण हो रहा है। वो अपने घर से अलग कुछ चीज़ों को सीखता है। अब जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं या प्ले स्कूल भेजते हैं, तो जो शुरुआत में वो कुछ अलग चीज़ें सीख करके आता है, वो द्वितीयक समाजीकरण हो गया। वो आपके घर के नियम से थोड़ा सा अलग है वहाँ का नियम, उन चीज़ों को वो सीख रहा है, तो वहाँ उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यह वह अवस्था होती है जब बच्चे का मस्तिष्क लगभग 85% विकसित हो जाता है। इस अवस्था में यदि बच्चे को समृद्ध परिवेश प्राप्त होता है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। अब सीटेट में इस टॉपिक को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। ठीक है, कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तो समृद्ध परिवेश जरूरी है। याद रखेंगे, समृद्ध परिवेश में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अच्छी पाठ्य पुस्तकें आती हैं, अच्छे TLMs आते हैं। TLM का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके माध्यम से हम खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं, वो TLM कहलाती हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के खिलौने आते हैं, मैंगो, एप्पल, इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए आपको चार्ट पेपर पर वो बड़ा बड़ा पिक्चर भी बना हुआ रहता है, उसके नीचे सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। हम उन चार्ट पेपर के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, पिक्चर के माध्यम से वास्तविक चीज़ों से भी सिखा सकते हैं। तो वास्तविक चीज़ों का जो मॉडल हम लोग तैयार कर लेते हैं उसको TLM कहा जाता है। तो एक समृद्ध परिवेश में अच्छी पाठ्य पुस्तकें होंगी जिसमें रंग बिरंगी आकर्षक चित्रें होंगी। ठीक है, चित्र का होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे, वो चित्र को देखेंगे। और इसीलिए जब आप देखिएगा तो क्लास 1 और क्लास 2 के बुक में भी बहुत ज़्यादा चित्र भरे पड़े हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होता है, चित्र ज़्यादा होते हैं, आकर्षक एवं रंगीन चित्र होते हैं, बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए चित्र होते हैं। तो समृद्ध परिवेश के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। साथ ही विद्यालय की बनावट भी समृद्ध परिवेश के अंतर्गत आती है, कि विद्यालय का बनावट किस प्रकार का है, विद्यालय भवन का निर्माण किस प्रकार से किया गया। तो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे आंगनबाड़ी जा रहे हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक लगभग 70% आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो रेंट पर चल रहे हैं, किराए के मकान पर चल रहे हैं। तो इनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। तो आगे सरकार की योजना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटतम विद्यालय से टैग कर दिया जाएगा, यानी कि जो निकटतम विद्यालय होगा वहीं पे आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। तो ये आने वाले समय में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे को अधिक से अधिक समृद्ध परिवेश प्राप्त हो। चलिए अब समझेंगे कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर इस टॉपिक से बार बार सवाल पूछे गए हैं। तो विद्यालय की भूमिका क्या है, इस चीज़ को समझना है। 6 वर्ष की आयु जब पूरी हो जाती है बच्चे की, तो बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है ना। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009 के अनुसार जब बच्चा 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश मिल जाना है। तो RTE एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सरकार, शिक्षक, अभिभावक एवं माता पिता का यह दायित्व है कि बच्चे की आयु 6 वर्ष होते ही उसे पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला मिल जाए। तो ये सरकार का भी दायित्व है, शिक्षकों का भी दायित्व है, क्योंकि शिक्षक जो है, सरकारी विद्यालय के शिक्षक बाल पंजी का निर्माण करते हैं। तो बाल पंजी में पोषक क्षेत्र जो विद्यालय का बना हुआ है, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल जहाँ पे स्थित है वहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में उसका पोषक क्षेत्र वो हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे कि कोई छोटा गांव है वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, कोई बड़ा गांव है तो वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, साथ ही साथ एक मिडिल स्कूल भी है ना, मध्य विद्यालय भी है। तो प्राथमिक विद्यालय में 1 किलोमीटर का रेडियस लिया गया है, और अपर प्राइमरी यानी कि मध्य विद्यालय में, मिडिल स्कूल में 3 किलोमीटर का रेडियस लिया गया है। तो उस 3 किलोमीटर के दायरे में
आपका पोषक क्षेत्र कहलाता है। और उस पोषक क्षेत्र में जितने परिवार रह रहे हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु भी हैं, उन सबके आंकड़े प्रविष्ट किए जाते हैं बाल पंजी में। ठीक है, किसमें? बाल पंजी में। और ये बाल पंजी विद्यालय में सुरक्षित रूप से रखी हुई रहती है और प्रत्येक साल इसको अप टू डेट किया जाता है, अद्यतन किया जाता है। जिसमें सर्वे करना होता है, गांव में जा कर के सर्वे करना होता है। अगर कोई नवजात बच्चा जन्म लिया है या जो बच्चा 3 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वो आंगनवाड़ी केंद्र में गया है या फिर नहीं गया है, उसकी जांच करनी होती है। और जब वो 6 वर्ष की अवस्था का हो जाएगा तो उसे पहली कक्षा में एडमिशन देना होता है। तो ये सारा प्रोसेस बाल पंजी का होता है। बाल पंजी के अनुसार से शिक्षक वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो शिक्षक का भी एक बड़ा रोल यहाँ पे आ जाता है। अभिभावकों एवं माता पिता का तो दायित्व बनता ही है कि वे अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़े। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए शिक्षा को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी का ये दायित्व है कि बच्चे की आयु 6 वर्ष होते ही उसे पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला मिल जाए। अब जब बच्चे दाखिला ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? विद्यालय प्रवेश में आने से पूर्व बच्चे आंगनबाड़ी, बाल बाटिका या प्ले स्कूल में 3 वर्ष बिता चुके होते हैं, जहां उनकी मित्र मंडली बनती है, समाज के अन्य घटकों के संपर्क में आते हैं, जिसका प्रभाव उनके समाजीकरण पर पड़ता है। इसके पश्चात विद्यालय में आने पर उन्हें आंगनबाड़ी की तुलना में एक विस्तृत एवं समृद्ध परिवेश मिलता है, जहां उसका व्यापक रूप से समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया यहाँ व्यापक रूप से होती है और विद्यालय के बहुत सारे घटकों का प्रभाव उसके समाजीकरण पर पड़ता है। और विद्यालय कैसा समाजीकरण अभिकारक है? तो विद्यालय द्वितीयक समाजीकरण अभिकारक है। विद्यालय के शिक्षकों, अन्य परिवेश से आए बच्चों के बीच जब एक नया बच्चा आता है तो निश्चित रूप से उसे समाजीकरण का एक व्यापक फलक मिलता है। यहाँ वह समावेशन एवं अनुकूलन से सीखता है। समावेशन और अनुकूलन ये 2 प्रक्रियाएं हैं और इन 2 टर्म्स के बारे में पियाजे ने भी अपना डिफिनेशन दिया है, पियाजे ने भी बताया है, समावेशन एवं अनुकूलन। तो पियाजे वाला जब थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो उस दौरान इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि पियाजे ने इसके संदर्भ में क्या कहा। ठीक है, जिन पियाजे को पढ़ना है तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि विद्यालय परिवेश किस प्रकार से बच्चों को समाजीकरण के लिए प्रभावित करता है। तो विद्यालय के समृद्ध वातावरण में उसका भाषाई, सांस्कृतिक, सामुदायिक समाजीकरण का व्यापक विकास होता है। साथ ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से उनकी समझ बढ़ती चली जाती है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और संज्ञानात्मक विकास हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। जब एक बच्चा विद्यालय में आता है वो चीज़ों को धीरे धीरे सीखता है। तो जैसे जैसे उसके सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे उसका मानसिक विकास बढ़ता है, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो जब संज्ञानात्मक विकास बढ़ती है तो उसकी समझ भी उसी अनुरूप से बढ़ती चली जाती है। वो चीज़ों को समझने लग जाता है, अपने परिवेश को समझने लग जाता है, बहुत सारे वस्तुओं के बारे में उसे ज्ञान होता है, उनका कैसे प्रयोग करना है, दैनिक जीवन में उसका कैसे व्यवहार करना है, उन सारी चीज़ों को वो सीखते चला जाता है। साथ ही जो विभिन्न विषय उसको पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान, गणित, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश के रूप में जो भाषा का अध्ययन किया जाता है, उससे वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। उससे उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होते जाती है। इस प्रकार विद्यालय जो है बच्चों के समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार का आता, अधिकतर बार जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही आया हुआ है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप इतना लिख सकते हैं, बहुत ही आराम से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तब फिर आपको विद्यालय के जो विभिन्न संगठक हैं, जैसे शिक्षक है तो शिक्षक का क्या प्रभाव पड़ रहा है, विद्यालय का भवन है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, विद्यालय के जो अन्य मानव संसाधन के अंतर्गत लोग आते हैं, जैसे रसोइया है, विद्यालय में जो अन्य कर्मचारी अगर हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही विद्यालय के जो VSS होते हैं, यानी कि विद्यालय शिक्षा समिति होती हैं, उसका क्या रोल है। ठीक है, विद्यालय में बाल संसद है, विद्यालय में मीना मंच है, उनका क्या रोल है, उसका क्या इफेक्ट बच्चों के समाजीकरण के ऊपर पड़ता है।
वो किस प्रकार से बच्चों को प्रभावित करते हैं, और विद्यालय में जो सरकारी तंत्र है उसका क्या इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो अलग अलग संघटकों को हम लोग अलग से फिर उसका व्याख्या कर देंगे पॉइंट वाइज। तो इस प्रकार से हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका से बार बार सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से शामिल किया है। तो देखिए, बच्चों के समाजीकरण का औपचारिक स्थान विद्यालय और उसका औपचारिक दायित्व शिक्षकों का माना जाता है। ठीक है, समाजीकरण का औपचारिक स्थान विद्यालय है। औपचारिक स्थान, औपचारिक कहेंगे कि औपचारिक क्या होता है, तो औपचारिक समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि शिक्षा के कुछ प्रकार हैं। आगे हम लोग शिक्षा की अवधारणा पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। शिक्षा के अलग अलग प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है औपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा क्या है, इसको इधर से लिखते हैं। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, और तीसरा है निरौपचारिक। निरौपचारिक। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से शिक्षा के 3 प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, जिसको औपचारिक कहते हैं। ठीक है, औपचारिक की इंग्लिश फॉर्मल एजुकेशन है। अनौपचारिक को कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, और निरौपचारिक को कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इस प्रकार से एजुकेशन के 3 प्रकार हैं। अब आप जो विद्यालय में आकर के सीखते हैं, विद्यालय में आकर के पढ़ते हैं, विद्यालय में जो अध्ययन करके आपने सीखा, आगे कॉलेज में आपने अध्ययन करके सीखा, अभी प्रशिक्षण संस्थान में आप आ गए हैं, यहाँ आप जो सीखिएगा ये सब क्या है, एक एक पाठ्यक्रम के अनुसार आप चीज़ों को सीखेंगे। उसका एक पाठ्यक्रम निर्धारित है कि आपको F1 से लेकर के F12 तक पढ़ना है। पिछले आप लोगों ने जब कॉलेज में आप थे तो आपका साइंस विषय था, किन्हीं का आर्ट्स विषय रहा होगा, किन्हीं का कॉमर्स विषय रहा होगा। तो ये सब क्या है, एक सिलेबस निर्धारित है कि आपको इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, आर्ट्स में है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, उसके अलावा और विषय नहीं पढ़ना है। तो एक सिलेबस बेस्ड जहाँ एजुकेशन होगा, उसका एक रूटीन होगा, उसका एक टाइमिंग होगा, टाइम टेबल होगा कि 10 बजे से 3 बजे तक क्लास आपका चलेगा, तो उसका एक टाइम टेबल हो गया। तो इसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। जब हम किसी विशेष स्थान पर जाकर के, जिसे हम विद्यालय, कॉलेज कहते हैं, ठीक है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत एक निश्चित समय सारणी के अनुसार हम लोग जब कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। क्लियर हो गया। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं, कोई बंधन नहीं है। आप कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी से भी, अपने छोटे से भी, अपने बड़े से भी, पर्यावरण से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जहाँ सीखते हैं उसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने किसी छोटे भाई को या किसी छोटे बच्चे को कोई ऐसा खेल खेलते देखा जो आपको नहीं आता है और आपने उससे सीखा, तो आपने वहाँ किसी भी पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा नहीं प्राप्त की है, वहाँ आपने अनौपचारिक एजुकेशन ग्रहण किया, अनौपचारिक शिक्षा आपने प्राप्त कर ली वहाँ पे। तीसरा है निरौपचारिक। तो निरौपचारिक में आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। औपचारिक में अगर हम फ्लेक्सिबल सिस्टम ला देते हैं, निरौपचारिक शिक्षा में भी एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है, एक निर्धारित स्थान नहीं होता है, एक निर्धारित समय सारणी नहीं होती है। आप अपनी मन मर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन एजुकेशन लर्निंग मोड जो है, जैसे इग्नू की जो संस्था है, NIOS की संस्था है, आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो शिक्षा प्रदान करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा के ये 3 प्रकार हैं।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यालय क्या है, तो विद्यालय औपचारिक स्थान है। चूँकि विद्यालय एक निर्धारित स्थान है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत यहाँ शिक्षा दी जाती है और शिक्षा देने वाले जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनसे ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। उसका औपचारिक दायित्व शिक्षकों का माना जाता है। औपचारिक दायित्व किसका है, तो शिक्षकों का है। ठीक है, जब बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो उसके लिए वहाँ का विविधतापूर्ण परिवेश अनजाना होता है, वो नहीं जान रहा है ना, और आश्चर्यजनक भी होता है। वो बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखता है, बहुत सारे दोस्तों से मिलता है जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, बहुत सारे ऐसे शिक्षकों से मिलता है जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। साथ ही विद्यालय के नियम, वहाँ का आचार विचार, सब कुछ बच्चों को नया लगता है, बिल्कुल नया लगता है। और इस नए वातावरण में बच्चों की सहज स्थिति का अनुभव कराने का दायित्व उस विद्यालय के शिक्षकों का होता है। ठीक है, अब देखिए शिक्षकों की समाजीकरण की प्रमुख भूमिकाएं हम लोग पॉइंट वाइज लिखें। जब भी आप आंसर करें किसी लॉन्ग टाइप या किसी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, तो कोशिश करें पॉइंट बनाने की। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइटिंग करते समय कोशिश करें कि गलती ना करें, और गलती कर दें, गलती तो किसी से भी हो जाती है। तो एक होता है कि हमें लिखना था केवल और गलती से लिखा गया बेबल, है ना। तो एक होता है किसी के ऊपर ओवर राइटिंग कर दिए, ज़बरदस्ती इसको क बना दिए। अब ये दिखने लगता है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो अगर कोई शब्द में गलती होती है तो उसे केवल एक लाइन से काट देंगे, आगे बढ़ेंगे और जो शुद्ध शब्द है उसको लिखेंगे। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो राइटिंग में आप लोगों को इंक्लूड करनी चाहिए। ओवर राइटिंग से बचना चाहिए, क्योंकि ओवर राइटिंग में हम क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को ऐसे पेन से घसड़ करके उसको छुपा देते हैं, लेकिन ये छुपता नहीं है, ये और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। और जैसे ही चेक करने वाला चेकर है वो कॉपी को पलटेगा तो सबसे पहले उसकी नज़र इसी हाईलाइट के ऊपर पड़ेगी, जिससे आपने सोच लिया है कि हमने छुपा दिया है अपनी गलती को। नहीं, आपने अपनी गलती को छुपाया नहीं, उसको और ज़्यादा उभार दिया है। तो इस चीज़ से बचें, और जहाँ भी गलती हो तो एक लाइन से उसको कट मारिए और जो शुद्ध शब्द है उसको आगे लिखिए। अब यहाँ पे आगे देखें कि शिक्षकों की समाजीकरण की प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आंसर आप जब करें तो उसका टॉपिक बना दें, सब टॉपिक बना दें, तो पॉइंट बना दें। तो हमने यहाँ पे यही किया है, पहला पॉइंट लिखा है कि बच्चों की मातृभाषा को समझना एक शिक्षक की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बच्चों के साथ दोस्ती बनाना, और बच्चों के साथ दोस्ती आप कैसे बनाइएगा, जब आप उसकी मातृभाषा को समझिएगा और उनसे प्रारंभिक वार्तालाप उनकी अपनी भाषा में करना। वो जो भाषा बोल रहे हैं, अगर हम उनसे उसी भाषा में बात करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अरे सर को तो मेरी बात समझ में आती है, उनको मेरे जैसा बोलना आता है ना। साथ ही विभिन्न गतिविधियों और आयोजनों की सहायता से भाषा विकास के अवसर प्रदान करना। हम अपने वर्ग कक्ष में ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे आयोजन कर सकते हैं। किसी बच्चे को बुला करके उसे कविता बुलवाना, है ना, उसको अपने शब्द में ही, उसकी अपनी भाषा में ही उसे कुछ कहलवाना, है ना, वो सारी चीज़ें करना। तो जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनसे दोस्ती बनाएंगे, तो ये सबसे पहली प्रमुख भूमिका होती है कि बच्चों की मातृभाषा को समझिए और उनसे प्रारंभिक वार्तालाप उनकी अपनी भाषा में ही कीजिए। दूसरा है बच्चों के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक परिवेश को समझना। बच्चे किस प्रकार के धर्म संप्रदाय से आ रहे हैं, किस प्रकार की संस्कृति से आ रहे हैं, उनका सामुदायिक परिवेश क्या है, तो उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग बातचीत करना, ताकि आपकी जो समझ है, आप जो बोल रहे हैं उसकी समझ बच्चों को आनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बोल कुछ रहे हैं, बच्चे समझ कुछ और रहे हैं। तो आपका संप्रेषण ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों के समझ में आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक परिवेश को समझा जाए। बच्चों के माता पिता और स्वयं बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया और वार्तालाप द्वारा बच्चों के परिवेश को समझना। तो गार्जियन के साथ भी वार्तालाप जरूरी है, ताकि हम समझ पाएँ कि किस प्रकार के बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं।
और उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने को प्रोत्साहित करके अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना, साथ ही अन्य संस्कृतियों के साथ समन्वय और उनके सम्मान का भाव जागृत करना भी अध्यापकों का ही दायित्व है। क्योंकि हमारा देश और हमारा समाज जो है वो काफ़ी विविधतापूर्ण समाज है, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो यहाँ पे इस भावना को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो एक सम्मान पूर्वक सबके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, है ना। हमने एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी, उसमें एक ब्राह्मण शिक्षक आते हैं और देखते हैं कि एक मुसलमान का बच्चा जो है वो ब्राह्मण के साथ बैठा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे बैठने के लिए कह देते हैं। तो और यह बात जब वहाँ के जो मुख्य शिक्षक होते हैं उनको जब पता चलती है तो वो उस नए शिक्षक को समझाते हैं और बच्चों के मस्तिष्क में इस प्रकार के भेदभाव को भरने से मना करते हैं और उनकी समझाने का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को उसके जो शिक्षक थे, साइंस के शिक्षक, अपने घर लेके जाते हैं, तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो भी उनको अपने रसोई घर में भोजन कराने से मना कर देती हैं। लेकिन फिर अगले दिन जब वो उनको लेकर के जाते हैं तो वो उनको अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो इस प्रकार से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को मिलजुल करके आपस में सौहार्द कायम करने का प्रयास करना चाहिए। और छोटे बच्चे हैं, उनके मस्तिष्क में बिल्कुल किसी भी प्रकार का छल नहीं है, एकदम निश्चल, बिना किसी, कहते हैं ना, बिना उन बच्चों के मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत, जात पात कुछ नहीं होता है। बच्चे तो बच्चे हैं। तो अगर हम उस निश्चल मन को निश्चल बनाए रखें तो ये बड़ी सफलता होगी और हमारे समाज को इसी की आवश्यकता है। तो एक शिक्षक का ये बहुत बड़ा दायित्व है। तीसरा है बच्चों में सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता जैसे सामाजिक गुणों के विकास में भी अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और देखिए, बच्चे जो है वो अपने शिक्षक को रोल मॉडल मानते हैं और अपने शिक्षक का अनुकरण बच्चे जरूर करते हैं। आप लोग अपने विद्यालय में अगर जाइएगा, आपको तो अभी विद्यालय का उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो किसी विद्यालय में पढ़ा भी रहे होंगे, पढ़ाते भी होंगे। तो जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिएगा, पता कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कुछ बच्चे हैं जो आपकी एक्टिंग करते हैं। जब आप नहीं होते हैं कक्षा में तो आपकी तरह बच्चों को डांटा करते हैं। अगर आपका डांटने का एक कोई स्टाइल हो, बोलने का कोई स्टाइल हो, तो उस प्रकार से बोलते हैं बच्चों को, तो बच्चे अनुकरण करते हैं और शिक्षकों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। आगे है कि शिक्षक विभिन्न सामूहिक कार्यों के आयोजन में बच्चों में नेतृत्व, सहयोग, सहनशीलता, सहिष्णुता, सद्भाव, सम्मान, विनम्रता आदि सामाजिक गुणों के विकास के अवसर तैयार करते हैं। विभिन्न प्रकार के सामूहिक कार्य हैं। खेलकूद भी एक सामूहिक कार्य है जिसमें बच्चों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है। तो जो सामाजिक मूल्य हमने निर्धारित किए हैं उनके विकास के लिए शिक्षक का बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व बनता है। देश के भावी नागरिक तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी शिक्षकों की है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स को बना करके आप आंसर करेंगे तो आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। तो ये सब शिक्षकों के समाजीकरण की प्रमुख जो भूमिकाएं हैं और ये प्रश्न है कि बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इतना आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे है बच्चों के समाजीकरण में माता पिता एवं परिवार की भूमिका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी बार बार रिपीट किया गया है। तो जितने भी पॉइंट मैंने उठाए हैं वो सब लगभग क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं और काफ़ी ज़रूरी भी हैं। तो देखिए, किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है, ऐसा कहा भी जाता है। माता पिता के संपर्क में बच्चा सबसे पहले आता है, सबसे पहले ऑब्वियस है, और उनके सभी गुणों का प्रभाव बच्चे के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसीलिए माता पिता प्राथमिक समाजीकरण के अभिकर्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण के दो मुख्य प्रकार हैं और इनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं सीटेट में। तो ये चीज़ें पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो माता पिता प्राथमिक समाजीकरण के अभिकर्ता हैं,
माता पिता के बाद बच्चा अपने परिवार के संपर्क में आता है। उसके परिवार में माता पिता के अलावा उसके अन्य निकटतम संबंधी जैसे दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन आदि हो सकते हैं। अपने परिवार से बच्चा सांस्कृतिक, भाषाई, सामुदायिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं नैतिक समाजीकरण के गुणों को सीखता है। किस प्रकार से परिवार में इन सारी चीज़ों को महत्व दिया जाता है, परिवार के सामाजिक मूल्य क्या है, वो भी बच्चा सीखता है। परिवार भी प्राथमिक समाजीकरण ही कहलाता है। परिवार के सदस्यों के सामाजिक आदतों एवं व्यवहारों का प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है और वह अपने सदस्यों का अनुकरण कर सामाजिक गुणों को आत्मसात करता है। अतः परिवार के सदस्य जिस प्रकार का व्यवहार रखेंगे, बच्चे का समाजीकरण उसी दिशा में होगा, उसी प्रकार से होगा। तो अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि पालन पोषण के विभिन्न शैलियों के बारे में लिखें। तो पालन पोषण किस प्रकार से किया जाता है बच्चों का, तो तीन महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं और पहली शैली है प्राधिकार पूर्ण शैली, जिसको ऑथोरिटी शब्द से बना है, ऑथोरिटेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि माता पिता एक ऑथोरिटेरियन हो जाते हैं। इस शैली से पालन पोषण करने वाले माता पिता अपने नियम, मान्यताओं और रीति रिवाजों को लेकर के अत्यंत कठोर होते हैं। ऐसे माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चा वो सब बिना किसी तर्क वितर्क के करे जो वो चाहते हैं। बच्चे को अगर माता पिता कह रहे हैं कि चुप रह, तो बच्चे को चुप रहना चाहिए। अगर माता पिता कह रहे हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर ही बने बच्चा। अगर माता पिता कह रहे हैं कि तुमको उसके साथ घूमने नहीं जाना है। तो अगर इस प्रकार की शैली किसी के माता पिता की है तो वो प्राधिकार पूर्ण शैली के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपकी। ऐसे माता पिता बच्चे को दंड देने में नहीं हिचकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे बात को समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, अभी रुको बताता हूँ। और छड़ी लिए पीट दिए। तो ये जो शैली है ये प्राधिकार पूर्ण शैली कहलाती है। और यद्यपि शोध यह दिखाते हैं कि इस प्रकार के पालन पोषण का बच्चे के समाजीकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और नकारात्मक प्रभाव पड़ना ही है, क्योंकि आप यहाँ पे उसको नकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं। जब दंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। नकारात्मक पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक होता है। अगर हम किसी को पुरस्कार देते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, उसकी बहुत बड़ाई करते हैं, प्रशंसा बड़ाई तो एक ही चीज़ हो गया, तब उसको वहाँ पे सकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे। और अगर किसी को पीटते हैं, किसी को टेंशन अगर दे दिया जाए किसी प्रकार से, तो वो नकारात्मक के अंतर्गत चला आएगा। तो यहाँ पे प्राधिकार पूर्ण शैली जो है वो नकारात्मक प्रभाव बच्चों के ऊपर डालती है। ये अच्छी शैली नहीं मानी जाती है, लेकिन अधिकांश माता पिता इसी शैली के होते हैं। अक्सर ऐसे बच्चों में चिड़चिड़ापन, भय, नैराश्य या समाज और परिवार के प्रति विद्रोही प्रवृत्तियां जन्म ले लेती हैं। तो अगर आपके जान पहचान में ऐसे लोग हैं तो उनको समझाएं। बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसमें किसी भी चीज़ को लेकर के भय रहेगा, वो लाइफ में रिस्क नहीं ले पाएगा, वो निराशा से ग्रस्त हो जाएगा और समाज या परिवार के प्रति विद्रोही प्रवृत्ति उसके मन में आ जाएगी। समाज और के प्रति भी विद्रोही प्रवृत्ति आ जाएगी और परिवार के सदस्यों के प्रति भी, माता पिता से भी विशेष लगाव नहीं रख पाएगा। ऐसे बच्चों को समाज का उपयोगी नागरिक बनाने में समाज के अन्य अभिकरणों जैसे विद्यालय, सामुदायिक समूह आदि को कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसे बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय के नियमों को भी जल्दी नहीं मानते, वे हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनको
एक तरह से समायोजन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी शैली है लोकतांत्रिक शैली, जिसको डेमोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, इस शैली से पालन पोषण करने वाले माता पिता अपने बच्चों का समाजीकरण इस प्रकार करते हैं कि बच्चे अपनी समस्याओं, परेशानियों, मन में चल रहे द्वंद्वों, अनिर्णय की परिस्थितियों, समाज में हो रहे परिवर्तनों आदि के विषय में माता पिता से खुलकर चर्चा कर सकते हैं। माता पिता उन्हें विचार विनिमय, तर्क वितर्क का उचित अवसर प्रदान करते हैं तथा स्वयं सही गलत का निर्धारण करने के योग्य बनने में उनकी मदद करते हैं। तो इस शैली को सबसे अच्छी शैली कहा जाता है, क्योंकि इस शैली में बच्चे को महत्व दिया जाता है, बच्चे को एक इम्पोर्टेंट सदस्य माना जाता है, एक इम्पोर्टेंट मेंबर माना जाता है परिवार का। और कुछ भी निर्णय लेना हो तो बच्चों के साथ खुल करके चर्चा की जाती है, और बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उससे बिल्कुल उसका हाल जान लिया जाता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की शैली माता पिता अपनाते हैं तो ये सबसे अच्छी शैली कही जाती है। लेकिन ऐसे माता पिता भी नियमों और अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर कह रहे हैं कि हम कहीं घूमने चले जाएंगे और उनके प्लान में घूमना नहीं है, उनके बजट में घूमना नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे को खुल करके समझाएंगे, है ना। और प्राधिकारपूर्ण शैली वाले माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को पीट देंगे। लेकिन लोकतांत्रिक शैली वाले माता पिता बच्चे को समझाएंगे। लेकिन जो नियम और अपेक्षाएं हम रखते हैं उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराएंगे, परंतु उसके लिए कठोर अनुशासन के स्थान पर स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन की विधि अपनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक शैली में बच्चे को बिल्कुल छूट दे दी जाएगी कि जो तुमको करना है वो करो। नहीं, करना वही है जो करवाना है, लेकिन करवाने का तरीका होगा स्नेहपूर्ण। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोकतांत्रिक शैली। अब तीसरी जो शैली है वो है इच्छा अनुवर्ती शैली। जो मन में आए वो करो, कोई प्रकार का रोक टोक नहीं। अगर ऐसे माता पिता हैं तो वो इच्छा अनुवर्ती शैली वाले हैं। इस शैली से पालन पोषण करने वाले माता पिता अपने बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और उन्हें अपना व्यवहार अपने अनुभवों के आधार पर निर्मित करने देते हैं। वे बच्चों को ना तो कुछ मार्गदर्शन देते हैं और ना ही उनके व्यवहार पर नज़र रखते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों के हर व्यवहार के लिए उन्हें ही उत्तरदायी मानते हैं। तुमने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ, तथा कई बार स्वयं बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, खुद भी बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इस विधि में बच्चों का उचित समाजीकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके व्यवहार का परिमार्जन और मार्गांतरीकरण करने में बचपन से ही माता पिता की कोई भूमिका नहीं रहती है, जिससे अक्सर ऐसे बच्चे अनुशासनहीन, गैर जिम्मेदार और अशिष्ट हो जाते हैं। किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको घर में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिन घर से नहीं मिला। तो ऐसे बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं और अशिष्ट हो जाते हैं। तो ये भी अच्छी शैली नहीं कही जाएगी। इच्छा अनुवर्ती शैली भी अच्छी शैली नहीं कही जाएगी, क्योंकि इसमें भी बच्चों का उचित समाजीकरण नहीं हो पाता है। तो 3 प्रकार की शैलियों को हमने देखा। तो इसमें सबसे अच्छी शैली लोकतांत्रिक शैली है, और एक माता पिता के तौर पर सभी को लोकतांत्रिक शैली अपनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अधिकांशतः लोग प्राधिकारपूर्ण शैली अपना लेते हैं, और जिसका कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये थी पालन पोषण की विभिन्न शैलियाँ। आप इसे याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों के समाजीकरण में पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की क्या भूमिका है। तो आस पड़ोस के संपर्क में जब बच्चा आता है तो वहाँ उसका द्वितीयक समाजीकरण शुरुआत हो जाता है, प्रारंभ होता है। अब वो अपने पास पड़ोस के सांस्कृतिक, सामुदायिक, धार्मिक, नैतिक, भाषाई आदि गुणों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। पड़ोस का जो प्रभाव पड़ता है वो प्रत्यक्ष भी पड़ सकता है और अप्रत्यक्ष भी पड़ सकता है।
तो ये थोड़ा बहुत प्राथमिक समाजीकरण में भी आ सकता है, लेकिन चूँकि बुक में दिया हुआ है कि ये द्वितीयक समाजीकरण का द्योतक है, द्वितीयक समाजीकरण का भी करता है, क्योंकि अधिकांशतः देखिए बच्चे जो है पड़ोस में तो रहने नहीं जाएंगे, पड़ोस में वो कुछ समय बिताएंगे, लेकिन अधिकांश समय तो अपने घर में ही बिताएंगे, तो ज़्यादा प्रभाव अपने घर का पड़ता है, लेकिन पड़ोस का भी प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है। कुछ प्रत्यक्ष भी पड़ जाता है, कुछ अप्रत्यक्ष भी पड़ता है। अप्रत्यक्ष तो अधिकांशतः ही पड़ता है। एक समृद्ध आस पड़ोस का वातावरण बच्चों के समाजीकरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब पड़ोस जिस प्रकार का होगा उसका प्रभाव तो देखने को पड़ेगा ही, मिलेगा ही। वहीं अपेक्षाकृत पिछड़ा एवं स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों का समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाता है। जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं, पिछड़े इलाके में रहते हैं, जहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो बच्चे आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा इलाका है, सांस्कृतिक रूप से भी पिछड़ा इलाका है, सामाजिक रूप से भी पिछड़ा इलाका है, तो वहाँ पे वो सामाजिक मूल्य नहीं देखने को मिलेंगे और इस प्रकार से बच्चों का समाजीकरण वहाँ सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चे आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक रूप से पिछड़े समाज में पलते हैं, उन्हें समाजीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आगे जब आप बीएड वगैरह करेंगे या जो लोग बीएड कर रहे होंगे, तो बीएड में इस बात की विस्तृत चर्चा है और विपरीत परिस्थितियों में जो बच्चे पलते हैं उनका समाजीकरण किस प्रकार से होता है और वो समाजीकरण की प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ते हैं, आगे उनका समाज में क्या योगदान रहता है, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पे आस पड़ोस बच्चे के समाजीकरण को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। समाज के बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण के ऊपर पड़ता है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती है, वो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिख दिया उसे ही केवल नोट कर देना है, अपने शब्दों में लिखना है और अपनी बात अगर आप और जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। जेंडर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? जेंडर का मतलब है लड़का लड़की, मुख्य रूप से लड़का और लड़की। हमारे समाज में दो धारणाएं हैं, है ना। तृतीय लिंग की भी बात हो रही है। अब ट्रांसजेंडर लोगों को भी अब समाज में जगह दी जाने लगी है और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे जेंडर का प्रभाव बिल्कुल देखने को मिलता है। अब देखें ट्रांसजेंडर की स्थिति हमारे देश में, हमारे समाज में क्या है, बहुत ही दयनीय है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे समाज का दृष्टिकोण है। समाज किस प्रकार से चीज़ों को देखता है, उसका क्या नज़रिया है, इसका प्रभाव सीधे सीधे पड़ता है सामाजिक संरचना के ऊपर। तो हमारे समाज का जो समाजीकरण किस प्रकार से हुआ है, पूर्व की जो धारणाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो एक तो रूढ़िवादी धारणा हमारे समाज में है, लड़का एवं लड़की को लेकर के है। तृतीय लिंग यानी कि ट्रांसजेंडर लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर लड़की भी है तो उसके प्रति भी समाज की जो धारणा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी अभी भी नहीं है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसे समाज के लोगों ने ही बनाया है, ठीक है। जेंडर भी बच्चों के समाजीकरण पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव डालता है। चूँकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण कर रहा है, इसलिए हमारे समाज में लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। और गिरता हुआ लिंगानुपात भी इस बात का द्योतक है कि आज भी समाज की सोच पितृसत्तात्मक ही है और लोग आज भी लड़कियों को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि अब स्थितियां कुछ बदल रही हैं। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं, तो अब जो है लड़कियों के प्रति धारणा बदल रही है। लेकिन बहुतायत में अधिसंख्य जो बहुसंख्य आबादी है वो अभी भी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण वाली ही है। लड़कों एवं लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी सोच का प्रभाव उनके समाजीकरण पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जहां लड़कों को माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य बेहतर परिवेश देने का प्रयास करता है, वहीं लड़कियों के साथ सुविधा मुहैया कराने से समझौता कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे प्रयास करते हैं, होना चाहिए, प्रयास करता है नहीं, प्रयास करते हैं।
लड़कों को माता पिता और परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो बेहतर से बेहतर परिवेश देने का प्रयास करते हैं। लड़कों के लिए खेत बेच देंगे, किसी की पढ़ाई होगी, और लड़कियों की शादी के लिए खेत बेच देते हैं, यही अंतर है। तो वहीं लड़कियों के साथ सुविधा मुहैया कराने में समझौता कर लेते हैं, फलतः उन्हें पर्याप्त अवसर एवं मौके नहीं मिलते हैं और उनका समाजीकरण बुरी तरह से प्रभावित होता है। लड़कियों के साथ एक और बड़ी समस्या बाल विवाह की है। कम उम्र में विवाह कर देना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों का कम उम्र में विवाह केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। जेंडर रूढ़िवादिता कमोवेश आज भी समाज के हर तबके में देखा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, आप इसको जोड़ सकते हैं। कोई ऐसा उदाहरण जो आपके रियल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ हो, अगर आप इस तरह के प्रश्न में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको प्लस पॉइंट मिलता है, आपको अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो इस प्रकार का आपका, तो उसे भी आप ऐसे प्रश्नों में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग तीसरे टॉपिक तक ही रहेंगे और टॉपिक 4 को अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।